A wooden box of mass 8 kg slides down an inclined plane of inclination 30 degree to the horizontal with a constant acceleration of 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पूछ रहे हैं कितना होगा। ठीक है, तो देखिए एक इंक्लाइंड प्लेन है जिसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन आपको दिया है 30 डिग्री और उसके ऊपर आपने एक बॉक्स रखा है। ये एक पर्टिकुलर एसलेशन से नीचे एसलेट कर रहा है। ठीक, वो एसलेशन कांस्टेंट एसलेशन वो आपको दिया है, कितना है वो आपको दिया हुआ है एसलेशन। ठीक, तो अगर मैं इसकी इक्वेशन बनाऊंगा फोर्सेज लिखूँ तो एक तो डाउन द प्लेन फोर्स लग रहा होगा वो एम जी साइन 30 होगा, एम जी साइन थीटा, एम जी साइन 30 होगा डाउन द प्लेन। और सिंस ये मूव कर रहा है फ्रिक्शन वाली सरफेस पे तो यहाँ से लग रहा होगा काइनेटिक फ्रिक्शन। और अगर इसकी इक्वेशन लिखेंगे तो इसकी इक्वेशन आपकी जाने वाली है एम जी साइन 30 माइनस एफ के काइनेटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू मास इंटू एसलेशन। आपको एंगल दिया है, आपको मास दिया है, आपको एसलेशन दिया है, तो सिर्फ यहाँ से क्या पूछा गया कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना लगेगा वो पूछा गया। तो यहाँ से अगर आप फ्रिक्शन फोर्स निकालने की कोशिश करोगे एफ के तो ये आपका आ जाएगा एम जी साइन 30 यानी एम जी बाई 2 माइनस एम इंटू ए। सारी वैल्यू डाल देते हैं। मास कितना है 8 kg है, जी की वैल्यू 10 है माइनस 8 और एसलेशन दिया आपको 0.4, तो ये आपका आने वाला है 40 और ये आने वाला है 3.2। 40 माइनस 3.2, सो योर आंसर इज 36.8 न्यूटन लग रहा होगा काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक, अब आपने काइनेटिक फ्रिक्शन फाइंड कर लिया तो अगर आप चाहो तो यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट कितना होगा म्यू वो भी फाइंड कर सकते हो। काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू आपने फाइंड कर ली थी और काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है वो होता है म्यू इंटू एन। ठीक, और ये म्यू खास म्यू है, काइनेटिक फ्रिक्शन का ये म्यू है, म्यू के लिख सकते हो आप इसको। और एन कितना होगा, एन होगा एम जी कॉस 30। ठीक, तो ये हो जाएगा म्यू के टाइम्स एम जी कॉस 30। तो अगर आपके पास फ्रिक्शन की वैल्यू है, आपके पास एम है, जी आप जानते हो, कॉस 30 भी आप जानते हो, तो यहाँ से क्या फाइंड कर सकते हो आप, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। तो अगर वो हम निकालें तो कितना आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। अब आपको डिवाइड ही करना है बस। तो जो म्यू के आ जाएगा वो आपका आएगा काइनेटिक फ्रिक्शन दैट इज़ 36.8 न्यूटन डिवाइडेड बाई एम जी। एम जी हो जाएगा आपका 80 और साइन कॉस 30 होता है √3/2। तो इससे कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 40√3, 36/8 डिवाइडेड बाई 40√3। जो भी डिवाइड करके पॉइंट्स में कुछ आपको आंसर मिलेगा तो वो बन जाएगा आपका कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। क्लियर? ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। ए 30 kg ब्लॉक रेस्ट ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस, ए फोर्स ऑफ 200 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन द ब्लॉक। द ब्लॉक एक्वायर्स ए स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट इन 2 सेकेंड। तो इतनी इन्फॉर्मेशन से आप उसका एसलेशन फाइंड कर सकते हो। 2 सेकेंड में उसने 4 की स्पीड गेन कर ली है रेस्ट से स्टार्ट करके, तो जो उसका एसलेशन आएगा वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, कौन सी इक्वेशन हमने लगाई होगी, फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस 80। सारी वैल्यू डालोगे तो आपको एसलेशन मिल जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, 30 kg का ब्लॉक था और 200 न्यूटन फोर्स लगाया था, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पूछ रहे हैं। तो डायग्राम अगर हम बनाएंगे तो ये कुछ इस तरह की सिचुएशन है। ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ये ब्लॉक है 30 kg का, फोर्स इस पर कितना लगाया हमने 200 न्यूटन, मास कितना है इसका 30 kg और कुछ काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा पीछे। पहले हम काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू निकालेंगे और काइनेटिक फ्रिक्शन को लिखेंगे म्यू इंटू एन और वहाँ से कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालेंगे। ठीक, तो सबसे पहले अगर हम इक्वेशन बनाएं इसकी लॉज ऑफ मोशन की इक्वेशन तो आएगी 200 माइनस एफ के इज इक्वल टू मास इंटू एसलेशन। मास है 30 और एसलेशन आया है 2, तो काइनेटिक फ्रिक्शन यहाँ से आपको मिला 200 माइनस 60 दैट मीन्स 140 न्यूटन। अब काइनेटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू होती है वो होती है म्यू के इंटू एन, और ये जो नॉर्मल रिएक्शन होगा ये एम जी के बराबर होगा। हॉरिजॉन्टल प्लेन पे ये मूव कर रहा है तो ये जो नॉर्मल रिएक्शन होगा ये किसको बैलेंस कर रहा होगा, एम जी को। तो नॉर्मल रिएक्शन की जगह हम एम जी लिख सकते हैं। तो काइनेटिक फ्रिक्शन अगर हम निकालेंगे तो ये आ जाएगा एफ के डिवाइडेड बाई एम जी। एफ के कितना दिया, तो एफ के दिया 140 न्यूटन और एम जी कितना होगा, तो मास है 30 kg और जी की वैल्यू मान लेते हैं हम 10। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो गया, इससे करेंगे तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा। तो ये आपका आया 1.4 डिवाइडेड बाई 3। तो 3 से अगर डिवाइड करेंगे तो 0.4 समथिंग कुछ बनेगा, 0.47 के आसपास आंसर आ सकता है। ठीक, तो आपका आंसर जो मैच करेगा वो कौन सा मैच करेगा, सी पार्ट।
क्लियर? Starting from rest, a body slides down 45-degree inclined plane in twice the time it takes to slide down the same distance in the absence of friction. समझिए इस बारे में क्या बात है। ये सिचुएशन ये है कि दो इंक्लाइंड प्लेन है, आप ऐसे समझिए, दोनों ही 45 के एंगल के हैं। ठीक है, दो इंक्लाइंड प्लेन हैं और दोनों कितने एंगल के हैं? 45 के एंगल के हैं। और दोनों पे ही एक बॉडी है जो स्लाइड कर रही है, एक स्मूथ है, दोनों में एंगल सेम है, थीटा 45 दिया आपको। और सिमिलर सिचुएशन है, सेम बॉडी है, बट अंतर यह है कि एक स्मूथ है और एक में फ्रिक्शन है। तो ऑब्वियसली जिसमें फ्रिक्शन है उसमें टाइम ज़्यादा लग जाएगा, जो स्मूथ वाला है वो उसी डिस्टेंस को जल्दी ट्रेवल कर लेगा। तो वो टाइम के बारे में इन्फॉर्मेशन गिवन है कि जो फ्रिक्शन वाला है उसको डबल टाइम लग जाता है। किससे डबल? स्मूथ वाले सरफेस से डबल। ठीक है, तो हम इक्वेशन बनाते हैं। अब आप देखिए, अगर ये स्मूथ सरफेस है तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा नीचे वो जी साइन थीटा होगा, और ये रफ सरफेस है तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा नीचे वो फ्रिक्शन को माइनस भी करना पड़ेगा, तो ये होगा जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। ठीक, अब इसमें टाइम कितना लगेगा? तो इसमें अगर ये एल लेंथ ट्रेवल कर रहा है और जी साइन थीटा का एक्सेलरेशन है तो टाइम जो होता है वो √2l/a होता है, √2l/a, और एक्सेलरेशन आपका जी साइन थीटा है, ये इसका टाइम लगेगा। इसमें टाइम कितना लगेगा? तो इसका भी फॉर्मूला वही होगा, √2l/a, और ए की जगह आप डालोगे जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा, ये इसका टाइम हो जाएगा। और ये कह रहे हैं रफ सरफेस पे जो टाइम लग रहा है वो 2 टाइम्स है किसका? स्मूथ सरफेस के टाइम का। तो ये इक्वेशन बन जाएगी, ये रफ सरफेस में टाइम लगेगा उस ब्लॉक को नीचे आने में स्लाइड करके, और ये स्मूथ सरफेस में लगेगा, तो रफ सरफेस का जो टाइम है वो 2 टाइम्स स्मूथ सरफेस का टाइम है। तो ये इक्वेशन बन गई। और हमें म्यू फाइंड करना, तो देखिए कैसे कैंसिल करेंगे। √2l कैंसिल आउट हो जाएगा, जी कॉमन लेके जी से कैंसिल आउट हो जाएगा। एंगल आपको 45 दिया, और एंगल जब 45 होता है तो साइन 45 कॉस 45 दोनों की वैल्यू सेम होती है। ठीक है, दोनों की वैल्यू क्या होती है? सेम। दोनों तरफ मैं स्क्वायर कर देता हूँ तो यहाँ आ जाएगा 1/sin 45 या cos 45, दोनों की वैल्यू 1/√2 होती है, तो अंदर बचा 1 माइनस म्यू। इस तरफ क्या होगा? इस 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4। ठीक, और नीचे है sin 45, अंडर रूट के बाहर आ जाएगा sin 45, और sin 45 की वैल्यू होती है 1/√2, तो ये 1/√2 से 1/√2 कैंसिल आउट हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 1 माइनस म्यू जो आ रहा है आपका वो 1/4 के बराबर आ रहा है, तो जो म्यू आएगा वो आपका आ जाएगा 1 माइनस 1/4 एंड दैट इज 3/4। ये मिलेगा आपको म्यू। 3/4 का मतलब होता है 0.75। सी पार्ट। एक कार का मास दिया है 1000 kg, कितनी भी स्पीड से मूव कर रही है? 30 मीटर पर सेकेंड से, और ब्रेक लगा के कार को हमने रोक दिया। इफ़ द फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन द टायर्स एंड द सरफेस रोड सरफेस इज 5000 न्यूटन, फ्रिक्शन फोर्स भी आपको दिया है। ठीक है, कितनी देर में रेस्ट में आ जाएगी ये पूछ रहे हैं। ठीक है, तो बहुत ही आसान है। इनिशियल स्पीड जो है यू जिसको मैं कहूँगा वो आपको दी है 30 मीटर पर सेकेंड। फ्रिक्शन फोर्स 5000 न्यूटन है और कार का मास 1000 kg है, तो रिटार्डेशन कितना मिलेगा? तो रिटार्डेशन मिलेगा फोर्स अपॉन मास। तो फ्रिक्शन फोर्स है आपका 5000 न्यूटन और मास है आपका 1000 kg, सो रिटार्डेशन इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आप खुद बताओ, रिटार्डेशन अगर 5 का इनिशियल स्पीड 30 की है तो कितना टाइम लगेगा उसको रुकने में? 6 सेकंड लगेंगे। कौन सी इक्वेशन? v = u + at। फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी है 30, एक्सेलरेशन जो है वो बेसिकली रिटार्डेशन है, तो मैं -5 लिख रहा हूँ और ये टाइम निकालना है। तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो टाइम आपका आ जाएगा 6 सेकेंड्स। सो योर आंसर विल बी डी पार्ट। A 100 Newton force acts horizontally on a block of mass 10 kg placed on a horizontal rough table of coefficient of friction is 0.5। ये coefficient of friction कितना? 0.5। ब्लॉक का मास दिया है 10 kg और 100 न्यूटन का फोर्स लगा है। जी की वैल्यू कह रहे हैं 10, तो एक्सेलरेशन पूछ रहे हैं ब्लॉक का कितना होगा। तो ये बहुत ही आसान है। इस तरह से ये ब्लॉक है, इस पर एक फोर्स लग रहा है आगे की तरफ। फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगेगा? इसमें पीछे की तरफ, और जिसकी वजह से ये एक्सेलरेट करेगा। देखते हैं, आगे जो फोर्स लग रहा है वो 100 न्यूटन है, इसका अपना मास 10 kg है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट 0.5 है। तो काइनेटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? काइनेटिक फ्रिक्शन जब ये मूव करेगा, एक्सेलरेट करेगा, तो जरा काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू निकालते हैं। काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी? तो वो हो जाएगी म्यू × n।
म्यू कितना है 0.5 और नॉर्मल रिएक्शन जो है वो है mg के बराबर। तो मास है 10 और जी की वैल्यू भी 10, तो ये आपका आ गया 50 न्यूटन। तो पहली बात एक बात पक्का हो गई कि ये चलेगा। अगर मान लिया काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू 50 100 110 न्यूटन आ जाती, 120 न्यूटन आ जाती, काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू अगर 110 न्यूटन आ जाती और आपने फोर्स लगाया है सिर्फ आपने 100 न्यूटन, तो ये चलता ही नहीं और काइनेटिक फ्रिक्शन लगता ही नहीं, स्टैटिक फ्रिक्शन लगता। ठीक, तो यहाँ से एक बात पक्की होगी कि ये चलेगा क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू आ रही है 50 न्यूटन, जबकि आपने फोर्स कितना लगाया 100 न्यूटन, तो ये चलेगा। और जब चलेगा तो एसलेट कितने एसलेशन से करेगा वो आपको निकालना है। तो नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एसलेशन। नेट फोर्स कितना हो जाएगा 100 माइनस 50, ये नेट फोर्स हो गया। इज इक्वल टू मास कितना है 10 और एसलेशन आपको फाइंड करना है। तो एसलेशन आपको मिलेगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो योर आंसर विल बी सी पार्ट। A block of mass 2 kg is placed on the floor. The coefficient of static friction is 0.4. A force of 2.8 Newton is applied on the block parallel to the floor. The force of friction between the block and the floor पूछ रहे हैं क्या होगा। ठीक है, आराम से समझिए। फ्रिक्शन के बारे में कुछ खास बातें हैं। ठीक, खास बात यह है फ्रिक्शन जितना जरूरी होता है उतना लगता है और एक लिमिट से ज़्यादा नहीं लगता है। ठीक, आपने जो इस पर फोर्स, ये 2 kg का ब्लॉक है, आपने जो इस पर फोर्स लगाया है वो 2.8 न्यूटन लगाया है। अब जरा मैं फ्रिक्शन के बारे में ढूंढना चाहूँगा कि फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है। ठीक है, फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो म्यू इंटू एन के बराबर होती है, इससे ज़्यादा फ्रिक्शन नहीं हो पाता है और यही इसके काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू होती है। ठीक, तो म्यू आपको दिया है 0.4 और नॉर्मल रिएक्शन होगा mg होगा 20 के बराबर। तो ये आपका आ गया 8 न्यूटन। ठीक, फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है 8 न्यूटन और आपने जो फोर्स लगाया वो सिर्फ 2.8 लगाया है। तो आप बताइए फ्रिक्शन कितना लगेगा। तो फ्रिक्शन उतना लगता है जितनी ज़रूरत होती है। अब ज़रूरत सिर्फ 2.8 की है तो फ्रिक्शन 8 नहीं लगेगा। ठीक, फ्रिक्शन के पास मैक्सिमम वैल्यू 8 न्यूटन है, तो जब अगर 8 न्यूटन की भी ज़रूरत होगी तो 8 न्यूटन लगेगा। लेकिन जब आपने लगाया ही 2.8 है तो फ्रिक्शन भी कितना लगेगा 2.8, जितना ज़रूरी होता है उतना ही लगता है। समझ लीजिए इस बात को ढंग से। तो यहाँ पे फ्रिक्शन जो लगेगा वो लगेगा 2.8 न्यूटन, क्योंकि जितनी ज़रूरत है उतना ही लगेगा। फिर अगर आप इसको बढ़ा के 3.8 कर दो तो फ्रिक्शन भी जितनी ज़रूरत है उतना लगेगा, 3.8 हो जाएगा। फिर आप ऐसे ही बढ़ाते जाओ और आपने 8 न्यूटन कर दिया इसको बढ़ा के, तो फ्रिक्शन भी बढ़ के कितना हो जाएगा 8 न्यूटन। 8 न्यूटन की ज़रूरत है तो 8 न्यूटन लग गया। फिर अगर आपने कहा नहीं 8 से बढ़ा के आपने कर दिया 10 न्यूटन, तो क्या फ्रिक्शन यहाँ पे 8 से बढ़ के 10 न्यूटन हो पाएगा? बिल्कुल नहीं हो पाएगा, क्योंकि फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू ही 8 न्यूटन है। तो वो कितने पे लगा रहेगा? वो 8 न्यूटन पे ही फिर लगा रहेगा, क्योंकि 8 न्यूटन से ज़्यादा फ्रिक्शन की वैल्यू नहीं है। तो फ्रिक्शन के साथ साफ बात यह है कि जितनी रिक्वायरमेंट होती है उतना लगता है, बट एक लिमिट से ज़्यादा नहीं लगता है, और वो उसकी लिमिट 8 न्यूटन है। तो अब आप 10 न्यूटन लगाओ या 100 न्यूटन लगाओ, 10,000 न्यूटन लगाओ, वो कितने पे सेट रहेगा? वो 8 न्यूटन पे ही सेट रहेगा। लेकिन अगर आपने इस तरफ 6 न्यूटन लगाया होता तो यहाँ फिर 8 न्यूटन नहीं लगता, फिर कितना लगता? 6 न्यूटन लगता। ठीक, तो इस केस में, हमारे केस में तो 2.8 न्यूटन अप्लाई किया है, तो फ्रिक्शन भी कितना लगेगा? 2.8 न्यूटन ही लगेगा। A mass placed on an inclined plane is just in equilibrium. If mu is the coefficient of friction of the surface, then the maximum inclination of the plane with the horizontal. और just in equilibrium में है मतलब just rest में। तो just rest में होता है जब कोई ब्लॉक, ठीक है, किसी एक इंक्लाइंड प्लेन है, इस पे आपने एक ब्लॉक रखा हुआ है और ब्लॉक जो है वो आपका जस्ट रेस्ट में, तब ये जो एंगल होता है इस एंगल को हम एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं। तब ये जो एंगल होता है इसका नाम होता है एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है, कब? जब ये ब्लॉक कैसा होना चाहिए? आपका जस्ट रेस्ट में होना चाहिए। यानी आपने थोड़ा सा एंगल बढ़ाया और ये स्लिप होकर नीचे आ जाएगा, यानी ये मैक्सिमम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन एट विच ब्लॉक इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। तो उसका नाम क्या होता है? एंगल ऑफ रिपोज। और उसकी जो वैल्यू आती है वो म्यू पे डिपेंड करेगा ऑब्वियसली, और वो वैल्यू क्या होती है? तो थीटा या टेन थीटा जो आता है वो म्यू के बराबर आता है। तो थीटा कितना आ जाएगा? 10 इनवर्स म्यू। ठीक, थीटा अगर आपको निकालना होगा तो वो कितना आ जाएगा? 10 इनवर्स म्यू। एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ फ्रिक्शन, इन दोनों का फॉर्मूला सेम होता है, लेकिन डेफिनेशन बहुत ही अलग है। एंगल ऑफ रिपोज क्या है? इंक्लाइंड प्लेन का मैक्सिमम एंगल जिस पे ब्लॉक आपका जस्ट रेस्ट में बना रहे, तो वो होता है एंगल ऑफ रिपोज। सो योर आंसर विल बी ए पार्ट। ए ब्लॉक ऑफ मास 0.1 kg is held against a wall applying a horizontal force of 5 न्यूटन ऑन द ब्लॉक। ठीक है, क्या है? एक दीवार है, ये मान लिया दीवार है, और दीवार के अगेंस्ट एक ब्लॉक को आपने प्रेस करके रखा हुआ है। ठीक है, ये वर्टिकल वॉल है
उसके अगेंस्ट एक ब्लॉक को आपने यहाँ से फोर्स लगा के प्रेस करके रखा हुआ है इस तरह से। कितना फोर्स लगाया है? तो आपने 5 न्यूटन का फोर्स लगाया है यहाँ पे। ठीक, ये बात समझ में आ रही है आपको? तो यहाँ से जो नॉर्मल रिएक्शन आएगा, यहाँ से जो नॉर्मल रिएक्शन क्रिएट होगा वो भी कितना होगा? वो भी 5 न्यूटन आ जाएगा। ठीक, बाकी इसका जो वेट है वो नीचे लग रहा होगा mg तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है, और ये नीचे स्लिप करने की कोशिश करेगा तो इस पर फ्रिक्शन फोर्स जो है वो कहाँ लगेगा? ऊपर की तरफ लगेगा। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगेगा? ऊपर की तरफ लगेगा। ये फ्रिक्शन लग रहा होगा, ये mg है। mg कितना होगा तो जरा समझती है। m दिया है 0.1 kg और g की वैल्यू मैं मान रहा हूँ 10, तो mg हो गया आपका 1 न्यूटन। ठीक, अब जरा फ्रिक्शन के बारे में बात करेंगे। फ्रिक्शन अगर चाहेगा तो उसको स्लिप नहीं होने देगा, तो फ्रिक्शन जो है वो बस 1 न्यूटन चाहेगा कि मैं 1 न्यूटन लग जाऊं, तो मैं फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकालूंगा और फिर हम डिसाइड करेंगे कि फ्रिक्शन कितना लगेगा। ठीक है, तो समझिए जरा, अगर हम फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे जो होती है म्यू इंटू एन, फ्रिक्शन कॉफिशिएंट आपको दिया 0.5 और नॉर्मल रिएक्शन है आपका 5 न्यूटन, सो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है 2.5 न्यूटन। तो फ्रिक्शन के पास अपनी मैक्सिमम जो स्ट्रेंथ है वो 2.5 न्यूटन की है, लेकिन रिक्वायरमेंट कितने की है? रिक्वायरमेंट सिर्फ 1 न्यूटन की है। तो फ्रिक्शन बहुत इंटेलिजेंट है, वो उतना ही लगता है जितनी रिक्वायरमेंट होती है, बट एक लिमिट से ज़्यादा नहीं लगता। तो अगर रिक्वायरमेंट 1 न्यूटन की है तो वो 2.5 नहीं लगेगा, तो वो कितना लगेगा? वो सिर्फ 1 न्यूटन ही लगेगा। क्लियर? सो योर आंसर इज बी पार्ट। बी पार्ट क्यों कहा मैंने? क्योंकि जब मैंने जी की वैल्यू 10 ली तब ये 1 न्यूटन आया, अगर जी की वैल्यू 9.8 लेंगे तो ये 0.98 न्यूटन आ जाएगा। ठीक, so your answer will be B part. A block of mass 4 kg is placed on a rough horizontal plane. ये टाइम डिपेंडेंट फोर्स है, टाइम के साथ बढ़ता हुआ फोर्स है। के जो है KT स्क्वायर फोर्स है और के जो है वो 2 दिया है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया 0.8। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पूछ रहे हैं कब? 2 सेकेंड्स में। तो जरा समझिए, हॉरिजॉन्टल रफ सरफेस पे रखा हुआ है, तो पहले हम ये निकालेंगे कि 2 सेकंड पे ये अप्लाइड फोर्स कितना हो जाएगा। तो अप्लाइड फोर्स का फॉर्मूला है KT स्क्वायर, और K खुद 2 है तो ये 2T स्क्वायर हो गया, और आपको 2 सेकंड में पूछा गया तो अप्लाइड फोर्स हो जाएगा 8 न्यूटन। ये अप्लाइड फोर्स है। पीछे क्या लग रहा होगा? फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन की हम मैक्सिमम वैल्यू पहले ढूंढेंगे, देखेंगे मैक्सिमम वैल्यू कितनी है। तो मैक्सिमम वैल्यू होती है म्यू इंटू एन। म्यू कितना दिया है? 0.8, और नॉर्मल रिएक्शन mg के बराबर होगा, मास 4 kg दिया है, जी की वैल्यू हम मान रहे हैं 10, तो ये आपका हो जाएगा 32 न्यूटन। तो फ्रिक्शन के पास मैक्सिमम वैल्यू तो 32 न्यूटन है, लेकिन रोक कर रखने के लिए तो सिर्फ 8 न्यूटन ही चाहिए, तो फ्रिक्शन सिर्फ कितना लगेगा? सिर्फ 8 न्यूटन ही लगेगा। तो ये होगा फ्रिक्शन। सो योर आंसर विल बी 8 न्यूटन। जितनी ज़रूरत होती है उतना लगता है, और 8 लिमिट से ज़्यादा नहीं लगता। जैसे कि मान लिया अगर ये वैल्यू जो है ये अगर 18 न्यूटन होती तो फ्रिक्शन भी कितना लग रहा होता? 18 न्यूटन। अगर ये 28 न्यूटन होती तो फ्रिक्शन भी कितना लगता होगा? 28 न्यूटन, क्योंकि 32 न्यूटन तक की तो कैपेसिटी है ही उसके पास, जितनी जरूरत है उतना लगेगा। लेकिन अगर ये वैल्यू बढ़ के 38 न्यूटन हो जाती, 38 न्यूटन हो जाती, तो क्या फ्रिक्शन 38 न्यूटन है? अवेलेबल ही नहीं है। तो जब एक लिमिट से ज़्यादा चली जाती है वैल्यू तो फ्रिक्शन फिर अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे लगेगा। ठीक, जितनी ज़रूरत होती है उतना लगता है, लेकिन एक लिमिट से ज़्यादा नहीं लग पाता। तो ज़रूरत तो 38 की है, तो वो एक लिमिट से ज़्यादा नहीं लग पाएगा। तो जब 38 न्यूटन का अप्लाइड फोर्स होगा तो जो फ्रिक्शन लग रहा होगा वो अपनी मैक्सिमम स्ट्रेंथ पे लग रहा होगा, और वो होगी इसकी 32 न्यूटन, और ये इसको रोक नहीं पाएगा, फिर ये चलना शुरू कर देगा ब्लॉक। क्लियर? ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड अलॉन्ग ए रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस विद ए वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड, और 9 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद वो रेस्ट में आ जाती है। कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन पूछ रहे हैं आपसे, तो एक छोटा सा पॉइंट है वो आप समझ लीजिए। हॉरिजॉन्टल सरफेस पे अगर आपने किसी बॉडी को प्रोजेक्ट कर दिया है किसी वेलोसिटी v से, v0 से कह देता हूँ मैं, तो ये रगड़ता हुआ जाएगा और काइनेटिक फ्रिक्शन पीछे लग रहा होगा। काइनेटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू होती है वो म्यू इंटू एन होती है, और एन खुद mg के बराबर होगा। और अगर आपको रिटार्डेशन फाइंड करना तो रिटार्डेशन होता है फोर्स अपॉन मास। सिंस यहाँ पे फोर्स काइनेटिक फ्रिक्शन है, मास से डिवाइड करेंगे तो ये रिटार्डेशन आ जाएगा म्यू जी। अब आप इसको याद कर लीजिए, जब भी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे अगर फ्रिक्शन रिटार्ड करवा रहा है, कोई और फोर्स नहीं, सिर्फ फ्रिक्शन रिटार्ड करा रहा है, तो उसका जो रिटार्डेशन होगा वो म्यू इंटू जी के बराबर होगा। क्लियर? ठीक। 9 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद वो रुक जाता है, तो हम इक्वेशन बनाते हैं फिर। फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस 2as, ये इक्वेशन बनाते हैं। फाइनल कितनी है? 0। इनिशियल कितनी है? इनिशियल है 6 का स्क्वायर 36। ठीक, और ये रिटार्डेशन है तो माइनस लगा रहा हूँ मैं 2। ए किसके बराबर है? म्यू जी। म्यू जी है रिटार्डेशन ड्यू टू फ्रिक्शन, म्यू जी।
और कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद रुका है वो 9 मीटर। ठीक है, तो यहाँ से जो म्यू जी आ जाएगा वो आपका 2 आ जाएगा, 36 18 2 आ जाएगा। तो जी से जब डिवाइड करेंगे तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.2। सो योर आंसर विल बी डी पार्ट। इसमें क्या है, एक ब्लॉक है एम मास का, इनिशियल डाउनवर्ड वेलोसिटी दी है हमने वी नॉट, ठीक, और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है 0.6 है। तो ये पूछ रहे हैं ये उसी स्पीड से चलता रहेगा कि एस्लेट करेगा कि रिटार्ड करेगा, क्या करेगा। ठीक, एंगल कितना दिया है 30 डिग्री। ठीक, जरा समझिए, हमको ये डिसाइड करना है कि जो एंगल है, ढंग से समझना है, ये जो म्यू है वो tan थीटा से बड़ा है कि छोटा है कि बराबर है। और मैं तीनों बातें समझा देता हूँ। अगर म्यू बड़ा हो जाए tan थीटा से, ठीक, तो ये रिटार्ड करेगा, फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा होगा। नीचे कौन सा फोर्स लग रहा होता है, नीचे लग रहा होता है mg sin थीटा। ठीक, ऊपर क्या लग रहा होता है, फ्रिक्शन फोर्स, काइनेटिक फ्रिक्शन, और वो क्या होता है एफ के, उसकी वैल्यू क्या होती है म्यू mg cos थीटा। ठीक, अगर ऊपर वाला फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा हो जाएगा तो ये रिटार्ड करेगा, mg sin थीटा ज़्यादा हो जाएगा तो एस्लेट करेगा, और दोनों बराबर हो जाएंगे तो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा। तो वो इक्वेशन फाइनली इस इक्वेशन में कन्वर्ट होती है। म्यू अगर tan थीटा से बड़ा हो गया तो रिटार्ड करेगा, म्यू छोटा पड़ गया tan थीटा बड़ा हो गया तो एस्लेट करेगा डाउन द प्लेन, और म्यू अगर tan थीटा के बराबर हो गया तो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा, ना एस्लेट करेगा ना रिटार्ड करेगा। तो म्यू तो है आपका 0.6, और tan थीटा है tan 30, और tan 30 डिग्री होता है 1/√3, और 1/√3 जो होगा वो हो जाएगा √3/3। रेशनलाइज अगर हम कर लें, √3 होता है 1.732 अपॉन 3, तो ये 0.6 नहीं आएगा, ये पक्का है। ठीक है, 0.6 आने के लिए यहाँ 1.8 होना चाहिए था, इसका मतलब ये आएगा 0.5 समथिंग, 0.58 59 आएगा, बट 0.6 नहीं आएगा। इसका मतलब म्यू बड़ा हो गया, यानी पहली इक्वेशन आपकी फॉलो कर रही है, और पहली इक्वेशन फॉलो कर रही, म्यू बड़ा हो गया, इसका मतलब फ्रिक्शन ज़्यादा हो गया, फ्रिक्शन ज़्यादा हो गया तो ये रिटार्ड करेगा। ठीक, तो इट विल डीएसलरेट एंड कम टू रेस्ट। सो योर आंसर विल बी सी पार्ट। ब्लॉक का मास दिया है 5 न्यूटन, इज पुश्ड अगेंस्ट द वॉल बाई ए फोर्स ऑफ 12 न्यूटन। मास मास नहीं, वेट दिया है 5 न्यूटन, तो वेट कहाँ लगेगा, तो वेट तो लगेगा आपका वर्टिकली डाउनवर्ड, तो यहाँ लग रहा होगा ये 5 न्यूटन। 12 न्यूटन का अप्लाइड फोर्स है, तो यहाँ से जो नॉर्मल रिएक्शन आएगा, अगर मैं उसका नाम एन नॉट रखूं तो वो 12 न्यूटन के बराबर आ जाएगा। और यहाँ पे सरफेस पे ऊपर की तरफ यहाँ पे क्या लग रहा होगा, ये फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा। फ्रिक्शन कोफिशिएंट दिया है 0.6, तो बस पूछ रहे हैं द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय द वॉल ऑन द ब्लॉक। दीवार ने ब्लॉक पे कौन सा फोर्स लगाया। ठीक है, तो पहले आप कंसेप्ट समझ लीजिए। दीवार ने जो ब्लॉक पे फोर्स लगाया वो एक नहीं लगाया, वो दो लगाया। एक तो दीवार ने ब्लॉक पे फ्रिक्शन फोर्स लगाया है, और ये जो नॉर्मल रिएक्शन लिखा है मैंने एन नॉट, ये भी दीवार ने ब्लॉक पे लगाया है। तो दीवार ने ब्लॉक पे दो फोर्स लगाए हैं, एक नॉर्मल रिएक्शन और एक फ्रिक्शन, और मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय द वॉल ऑन द ब्लॉक पूछ रहे हैं, तो इन दोनों का रिजल्टेंट पूछ रहे हैं। ठीक है, इन दोनों का टोटल रिजल्टेंट क्या होगा वो पूछ रहे हैं। तो पहले फ्रिक्शन निकालेंगे। जरा ये बताइए फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या है। हमेशा फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो वो होती है म्यू इंटू एन, एन यहाँ पे एन नॉट के बराबर है। म्यू कितना है 0.6, और नॉर्मल रिएक्शन है 12 न्यूटन, तो ये आ गया 7.2 न्यूटन। ठीक, अच्छा फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट कितनी है, तो फ्रिक्शन को तो वेट को बैलेंस करना, वेट कह रहा है मैं तो सिर्फ 5 न्यूटन हूँ, तो फ्रिक्शन कहेगा अगर तुम 5 न्यूटन हो तो मैं 7.2 थोड़ी ना लगूंगा, मैं तो उतना लगूंगा जितनी रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन एक्ट करेगा वो सिर्फ 5 न्यूटन एक्ट करेगा। तो फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है 5 न्यूटन, नॉर्मल रिएक्शन एक्ट कर रहा है 12 न्यूटन, और ये दोनों 90 डिग्री पे हैं, तो रिजल्टेंट फोर्स कहीं ऐसे बीच में आएगा। तो जो रिजल्टेंट फोर्स एफ आएगा वो आपका आ जाएगा √5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, एंड दैट विल बी 13 का स्क्वायर, ये 169 आएगा, और नेट फोर्स आपका आ गया 13 न्यूटन। दिस इज द नेट फोर्स एक्सर्टेड बाई वॉल ऑन द ब्लॉक, सो इट इज डी पार्ट। A body is projected up an 45 degree rough inclined plane, ऊपर की तरफ फेंका है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.5 है, रिटार्डेशन पूछ रहे हैं कितना होगा। तो देख लीजिए, जब आप बॉडी को ऊपर फेंक रहे हो, ऊपर आपने अगर प्रोजेक्ट किया है, ऊपर आपने अगर वेलोसिटी दी है इसको v0, तो फ्रिक्शन भी नीचे लगेगा आप, क्योंकि चल ऊपर रहा है, और mg sin थीटा तो नीचे लगता ही है, तो ये दोनों ही फोर्स रिटार्डेशन प्रोड्यूस करेंगे, यानी mg sin थीटा
और काइनेटिक फ्रिक्शन मतलब म्यू एम जी कॉस थीटा, ये दोनों ही मिलके क्या प्रोड्यूस करेंगे, रिटार्डेशन। तो नेट डाउनवर्ड फोर्स जो कि रिटार्डेशन प्रोड्यूस करेगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा एम जी टाइम्स साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, दोनों ही रिटार्डेशन प्रोड्यूस करेंगे। और फोर्स अपॉन मास करेंगे तो मास से डिवाइड करके ही रिटार्डेशन आ जाएगा, एम से एम कैंसिल आउट, तो ये कितना आया, जी टाइम्स ये रिटार्डेशन आने वाला है। साइन 45 1/√2 होता है, म्यू अपने आप में हाफ है, और कॉस 45 भी कितना होता है, 1/√2 होता है। ठीक, तो ये कितना आने वाला है, तो 1/√2 और 1/2 टाइम्स √2, तो जब आप 1/2√2 एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा 3/2√2 टाइम्स जी। ठीक, इतना जो है वो रिटार्डेशन मिलेगा उसको, सी पार्ट। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स एंड द रोड, रोड्स और टायर के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया है। मिनिमम डिस्टेंस कवर्ड बिफोर अटेनिंग ए स्पीड ऑफ 8 मीटर पर सेकंड, कह रहे हैं 8 मीटर पर सेकंड स्पीड गेन करने के लिए कम से कम हमें कार को कितने डिस्टेंस तक, मिनिमम डिस्टेंस कितनी डिस्टेंस तक एक्सेलरेट करना पड़ेगा। रेस से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो समझ लीजिए एक चीज़ यहाँ पे समझ लीजिए, कार है, ठीक, कार है, बाइक है, बस है, कोई भी ऑटोमोबाइल है, उसको एक्सेलरेट कौन सा फोर्स करता है, तो वो फ्रिक्शन फोर्स एक्सेलरेट करता है। और रिटार्ड कौन सा फोर्स करता है, तो वो रिटार्ड भी फ्रिक्शन फोर्स करता है। ठीक, किसी भी कार को आप बाहर खड़े होकर तो धक्का लगाते नहीं हो, पहिए ही घूमते हैं, तो पहिया और ग्राउंड के बीच में फ्रिक्शन फोर्स ही होगा। तो किसी भी कार को, ये बात समझ लीजिए ढंग से, किसी भी कार को एक्सेलरेट कराने के लिए भी कौन सा फोर्स लगता है, फ्रिक्शन फोर्स। किसी भी कार को जब आप ब्रेक्स लगाते हो रिटार्ड कराने के लिए भी कौन सा फोर्स लगता है, फ्रिक्शन फोर्स। और जब फ्रिक्शन फोर्स एक्सेलरेट या रिटार्ड करा रहा हो तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन या मैक्सिमम रिटार्डेशन की वैल्यू म्यू जी होती है। ये हम देख चुके हैं, एक बार एक क्वेश्चन में आया था, उस क्वेश्चन में सिर्फ मैक्सिमम रिटार्डेशन की बात हुई थी। लेकिन अब मैं दोनों बात कह रहा हूँ कि अगर फ्रिक्शन रिस्पॉन्सिबल है एक्सेलरेशन के लिए और फ्रिक्शन ही रिस्पॉन्सिबल है रिटार्डेशन के लिए, तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन या मैक्सिमम रिटार्डेशन की वैल्यू क्या होगी, म्यू जी, चाहे रिटार्डेशन करा लो या एक्सेलरेशन करा लो। क्लियर। तो कितना आएगा मैक्सिमम एक्सेलरेशन, फ्रिक्शन कोफिशिएंट है 0.4, जी की वैल्यू है 10, सो इट इज़ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइनल इनिशियल स्पीड आपकी 0 है, फाइनल स्पीड आपको 8 मीटर पर सेकेंड की गेन करनी है। डिस्टेंस पूछ रहे हैं तो हम कौन सी इक्वेशन लगाएंगे, थर्ड। 8 का स्क्वायर 64, यू स्क्वायर आपका 0 है, 2 टाइम एक्सेलरेशन 4 है, डिस्टेंस आपसे पूछिए तो 8 से कैंसिल करेंगे 8 टाइम्स, तो 8 मीटर डिस्टेंस लग जाएगी। ठीक, सो योर आंसर विल बी ए पार्ट। A block has been placed on an inclined plane. The slope angle theta of the plane is such that the block slides down the plane at the constant speed. एंगल थीटा ऐसा है कि कांस्टेंट स्पीड से आ रहा है। अब कांस्टेंट स्पीड से अगर आ रहा है तो इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स और एम जी साइन थीटा दोनों बराबर हो गए होंगे। कांस्टेंट स्पीड से सिर्फ तब आता है जब नेट एक्सेलरेशन 0 होता है, नेट फोर्स 0 होता है, और उसकी कंडीशन होती है म्यू इज इक्वल टू tan थीटा। ठीक, अदरवाइज आप देख लो कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट वेलोसिटी से आ रहा है तो एक्सेलरेशन 0 है, फोर्स 0 है। फोर्स 0 होने का मतलब ये हुआ कि डाउनवर्ड फोर्स एम जी साइन थीटा जो है वो एग्जैक्टली अपवर्ड फ्रिक्शन फोर्स म्यू एम जी कॉस थीटा से बैलेंस हो जाएगा। तो एम जी से एम जी कैंसिल आउट, तो म्यू कितना आएगा आपका, म्यू आ रहा है आपका tan थीटा के बराबर। सो योर आंसर विल बी डी पार्ट। अगर म्यू छोटा हो जाए tan थीटा से तो एक्सेलरेट करता हुआ नीचे आएगा, और म्यू अगर बड़ा हो जाए, म्यू अगर बड़ा हो जाए तो फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा हो जाएगा, तो अगर आप नीचे फेंकोगे भी तब भी वो रिटार्ड करके रुक जाएगा। क्लियर। इसमें क्या एक एम मास है, एम मास का ये ब्लॉक है, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द मास एंड द सरफेस म्यू है, यहाँ म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। एक फोर्स लगाया आपने 60 डिग्री एंगल पे, ठीक है, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन बिटवीन द मास एंड द सरफेस विल बी, ठीक है, म्यू फ्रिक्शन कोफिशिएंट है, मास इज पुल्ड बाय ए फोर्स एफ, एफ फोर्स हम इसको खींच रहे हैं, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन पूछ रहे हैं। लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है मतलब मैक्सिमम फ्रिक्शन, अपर लिमिट वो कितना लगेगा वो आपसे पूछा गया, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे इसको, एफ का इधर कंपोनेंट कितना हो जाएगा, एफ cos 30, cos 30 होता है आपका हाफ, तो ये हो गया f/2, ठीक, और इधर क्या होगा, ये f sin 30 हो जाएगा, f√3/2, ठीक। और क्या क्या फोर्स लगेंगे, नीचे क्या लगेगा आपका mg, और ऊपर क्या लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन। तो अगर मैं वर्टिकल में बैलेंस करूं तो ऊपर एक तो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है और एक लग रहा है f√3/2, और ये दोनों मिलकर किसको बैलेंस करेंगे, mg को बैलेंस करेंगे ये।
तो यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन हम निकाल सकते हैं, कितना आ जाएगा mg टाइम्स mg माइनस f√3/2। और फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, लिमिटिंग फ्रिक्शन या मैक्सिमम फ्रिक्शन कहो आप उसको, काइनेटिक फ्रिक्शन भी कह सकते हो आप उसको, मैक्सिमम फ्रिक्शन भी कह सकते हो, तो वो होती है म्यू इंटू एन। और नो एन की वैल्यू यहाँ डाल देते हैं, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन आपका आया म्यू टाइम्स mg माइनस f√3/2, ये होगी फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू। इस फोर्स ने क्या किया, इसका एक कंपोनेंट ऊपर आ गया जिसकी वजह से नॉर्मल रिएक्शन मॉडिफाई हो गया। फॉर्मूला तो हमारा म्यू एन का ही है, लेकिन एन अब जो है वो mg के बराबर नहीं है, एन जो है वो mg से कम हो गया, क्योंकि फ्रिक्शन का सॉरी इस एफ फोर्स का एक कंपोनेंट ऊपर आ गया जिसने नॉर्मल रिएक्शन को थोड़ा सा कम कर दिया। इसने कहा कि मैं भी बैलेंस करूंगा mg का कुछ हिस्सा, तो नॉर्मल रिएक्शन ने कहा ठीक है मैं अपना फोर्स कम कर लेता हूँ, तो नॉर्मल रिएक्शन थोड़ा सा कम हो गया जिसकी वजह से फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू थोड़ी सी मॉडिफाई हो गई। सो योर आंसर विल बी बी पार्ट।